ओके बच्चों, तो हम इस वीडियो में चालू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का पहले मतलब समझ लेते हैं। देखो, वर्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका मतलब क्या होता है। ये दो वर्ड से मिला हुआ है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है, मतलब ये वर्ड जो है वो आप समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जब चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं तब उसको पढ़ते हैं। देखो, चार्जेस जब रेस्ट पे होता है तब जब आप उसको पढ़ते हो तो उस टॉपिक को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So it is a branch of physics which deals with the studies of charges at rest. फिजिक्स में जब हम चार्जेस को रेस्ट पे रख कर पढ़ते हैं या जब चार्जेस रेस्ट पे होता है तब हम उसे पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर मान लो चार्जेस मोशन में आ जाए और उसके बाद अगर आप स्टडी करो तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर नहीं होगा, तब वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है। और दोनों को अलग अलग पढ़ने का रीज़न भी है। रीज़न ये है कि जब आपका चार्ज रेस्ट पे होता है तब उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, जब आपका चार्ज मूव करने लग जाता है तब उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखो तो अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज अगर रेस्ट पे रखे हैं तो आप सब लोग को पता है कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से को दूर भगाएंगे रिपेल करके। लेकिन अगर मान लो यही दो पॉजिटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाए तब भाई ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं अगर भागते हैं तो भागने के केस में यहाँ पे कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर चार्जेस मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तब तो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर मान लो सेम डायरेक्शन में भागने लग जाए तब ये दोनों चार्ज भले ही दोनों पॉजिटिव चार्ज है लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। समझे? और ये कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। आपने एक्चुअली देख रखा है शायद, ये अगर आपको याद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो दो कंडक्टर है आपके पास और दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो करंट्स आपस में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से दोनों सेम डायरेक्शन वाले करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो करंट है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये तो हमने पढ़ रखा है ना। अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है उसका भी इक्वेशन था हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज किसी डायरेक्शन में भागने लग जाए तो जब चार्ज भागता है तो हम क्या बोल देते हैं, करंट फ्लो हो रहा है। तो भागता हुआ चार्ज अपने आप में करंट है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये भी करंट ही है मान लो। तो इसका मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं इसका मतलब होता है कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे। समझे? तो ये सिचुएशन एक जैसा है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो। तो जब चार्ज भागने लग जाता है तब करंट बन जाता है और तब उसके प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। इसीलिए जब चार्जेस रेस्ट पे होता है तो उसे अलग से पढ़ा जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और जब चार्जेस मोशन में होता है तब उसे हम अलग से पढ़ते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चार्ज भागता है लूप में या सर्किट में। फिर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने बात की थी। मतलब जहाँ पे भी करंट वाली चीज़ आ गई ना कि चार्ज भाग रहा है तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक का हिस्सा हो जाएगा, वो सारे चैप्टर्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड चार्ज है तो पहले तो इसको समझना ज़रूरी होगा कि भाई चार्ज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी टॉपिक से। आपका चार्ज क्या होता है, बताओ चार्ज क्या होता है, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं तो पहले इसको समझना ज़रूरी है। देखो, जो चार्ज जो है एक्चुअली में ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसे बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ते हो, प्रॉपर्टी बोल लो या फिर फिजिकल क्वांटिटी बोल लो। मतलब जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई मैटर है। अब इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। इस दुनिया में दो चीज़ें होती है, एक मैटर होता है और दूसरा रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन। हम जानते हैं कि मैटर वो सारी चीज़ें हैं जिसके पास मास होता है। मैटर का मतलब क्या, वो सारी चीज़ें जिसके पास मास होता है
और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। तो जनरली अगल बगल में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो सब मैटर है। जैसे मान लो ये जो हमारा पेन है ये मैटर है क्योंकि इसके पास मास है और ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वैसे टेबल, चेयर, जितनी भी चीज़ें अगल बगल आप देखते हो जनरली वो सारे मैटर होते हैं, उनके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इवन मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर हो, आपके पास भी मास है और आपको स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, राइट। इनफैक्ट अगर मैं एयर की बात करूँ तो एयर भी मैटर है, याद रखना, क्योंकि एयर भी जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एयर के पास भी मास होता है। एयर में क्या होता है बताओ? गैसेस होते हैं, तो गैसेस के पास मास नहीं होता है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, सिलेंडर में अगर गैस भर दोगे तो भारी हो जाएगा, इसका मतलब गैस के पास मास है और उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है। इवन अगर आपके कमरे में अगर आप देखो किसी रूम में हो, तो जब आप रूम में एंट्री मारते हो तो आपका जितना वॉल्यूम है आपके बॉडी का, उतना वॉल्यूम ऑफ एयर उस कमरे से बाहर आ जाता है, तो ही आप जा पाते हो। मतलब एयर ने भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था और आप एयर के साथ एक साथ नहीं रह पाओगे। आप अगर एंट्री मारते हो उस रूम में तो उतना एयर, जितना आपका वॉल्यूम है उतना एयर बाहर आ जाता है उस रूम के। तो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, याद रखना। एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि गैसेस होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं और उसका मास होता है, तो एयर भी आपका मैटर के अंदर ही आएगा। अब इस दुनिया में कुछ और चीज़ें हैं जिनके पास मास नहीं होता, जो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता, उन्हें हम रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन में क्या आएगा बताओ? रेडिएशन में जैसे आपका लाइट आ गया, लाइट के पास मास होता है क्या? लाइट के पास मास नहीं होता और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो लाइट यहाँ पे मैं डालूँ तो मेरा ये मैटर है, ये मेरा हाथ तो मैटर है, वो उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख सकता है, समझे। फिर आपका हीट हो गया, साउंड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर कॉल्ड रेडिएशन। इनके पास मास नहीं होता, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। देखो रेडिएशन जितने भी होते हैं दे ऑल आर बेसिकली वेव्स। रेडिएशन सारे के सारे क्या है? वेव्स हैं। लाइट हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इधर हेड नहीं भाई, हीट लिखना था। हीट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। साउंड आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है। तो जितने भी वेव्स है दुनिया में वो सारे के सारे आप उसको रेडिएशन बोल सकते हो और उनके पास मास नहीं होता, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। लेकिन उसके अलावा जितना भी मास वाली चीज़ें हैं उसको हम मैटर बोलते हैं और मैटर सारे के सारे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी अपने आप में मैटर ही कहलाएगा, पर हम बोल सकते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। या जो पार्टिकल्स होंगे, जिसके अंदर पार्टिकल्स मिल जाएगा आपको छोटा छोटा, जिसके पास मास होगा, उसको हम मैटर बोल देंगे, समझे। इसके बहुत से एग्जांपल्स, जो भी अगल बगल में ज़्यादातर आप चीज़ें देखते हो वो एक्चुअल में आपका मैटर ही होता है। नाउ सी, इनके होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, जिन प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर करते हैं ये चेक करने के लिए कि भाई दो मैटर या दो रेडिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो मैंने ये पेन उठा लिया और उसके अलावा मान लो मैंने ये रुमाल उठा लिया ऐसे। अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों मैटर है, दोनों के पास मास है, दोनों स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। क्या ये दोनों मैटर आपस में एक जैसा है? बिल्कुल नहीं, डिफरेंट है। अब ये डिफरेंस बताने के लिए मैं बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत से प्रॉपर्टीज़ को मेजर करता हूँ। जैसे कि मान लो मैं लेंथ मेजर करूँगा। लेंथ क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें इसके साइज़ का पता चलता है। तो मैं कहूँगा कि ये लेंथ वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर ज़्यादा है और इसके अंदर कम है, क्योंकि अब अगर मैं सिर्फ ऊपर वर्टिकली लेंथ देखूँ तो इसका लेंथ कम है और इसका लेंथ ज़्यादा है, समझे। और एरिया की बात कर सकते हैं, वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, डेंसिटी की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे आप दो मैटर को डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हो कि ये मैटर कैसा है और ये मैटर कैसा है, समझे। अब इन सारे प्रॉपर्टीज़ को अगर आप मेजर कर सकते हो तो हमने पढ़ रखा है कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ मेजर किए जाते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, समझे। तो ये लेंथ, मास, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब मैटर की प्रॉपर्टीज़ है। मैटर के प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं और रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं, क्योंकि रेडिएशन के पास मास तो होता नहीं। मास भी अपने आप में प्रॉपर्टी, याद रखना। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको आइडिया देता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना भारी है, ठीक है, या उसके अंदर कितना मैटर है या कितना अमाउंट है। रेडिएशन के प्रॉपर्टीज अलग हो सकते हैं। रेडिएशन सारे वेव्स होते हैं,
उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगे? अब वेव्स का क्या होता है? वेव्स की इंटेंसिटी हो सकती है, वेव्स का वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये भी सारे प्रॉपर्टीज़ है जो रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ है या वेव्स की प्रॉपर्टीज़ है। उसके बेसिस पे हम लोग दो रेडिएशन या वेव्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई ये वेव ऐसा है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी ये इंटेंसिटी है, इसका ये वेवलेंथ है, समझे? और ये दूसरा वेव है जिसकी ये सारे फ्रीक्वेंसीज है, वेवलेंथ है या आपका इंटेंसिटी हो गया, समझे? इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से देखो, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, याद रखना। जो प्रॉपर्टी हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम फिजिक्स में उसकी बात नहीं करते हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं जो फिजिक्स में प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जा सकता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी आता है आपका चार्ज। मतलब चार्ज एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है जो मेजर करके हम ये बताते हैं कि दो मैटर जो है इसके पास अगर चार्जेस है तो ये चार्जेस इन मैटर का प्रॉपर्टी होगा। और चार्ज किसका प्रॉपर्टी है बताओ? मैटर का प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, रेडिएशन का प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब रेडिएशन अगर कुछ है जो वेव्स है उसके पास चार्ज नहीं होता है, चार्ज सिर्फ मैटर के पास होता है, चार्ज सिर्फ पार्टिकल्स के पास होता है। समझ में आया? तो एक्चुअली में आपका चार्ज क्या है बताओ? इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल मतलब बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और ये किसका प्रॉपर्टी है बताओ? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर बोलो या फिर पार्टिकल बोलो, जो मैटर होता है उसके पास ही चार्ज होता है, वेव्स के पास चार्ज नहीं होता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैटर का है। अब ये कैसा प्रॉपर्टी है ये भी समझना होगा, किस टाइप का प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देखो ये चार्ज का पता कैसे चला था, इसका एक थोड़ा सा अगर आप एग्जाम्पल देखो तो हुआ क्या था कि जैसे अगर मान लो कोई लैब में एक साइंटिस्ट था, वो अपना काम कर रहा था, उसने क्या किया, एक सिल्क का कपड़ा लिया और एक ग्लास का रॉड लिया, ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े से ऐसा पूछ दिया, पूरा रगड़ दिया उसके ऊपर सरफेस पे। इस रगड़ने की वजह से क्या हुआ कि अब ये सिल्क का कपड़ा और रॉड ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ये बड़ा अजीब लगा, यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि इस समय अगर अट्रैक्शन का कोई फोर्स था तो वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स था, और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है कि जो ये सिल्क के कपड़े और रॉड के बीच में इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं लग सकता ग्रेविटेशनल कि दोनों मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिखे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं था, इतना क्लियर था, समझे? तो अब ये कौन सा फोर्स था? तो ये हम फोर्स जो है ना, ये हमें बार बार नजर आया जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते थे एक दूसरे के ऊपर। तो ये ऐसा कुछ होता था कि दोनों के अंदर कुछ तो ऐसा हो जाता था कि अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते थे। तो हमने क्या बोला कि जब दो बॉडी को आप रगड़ते हो तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती, पहले नहीं थी प्रॉपर्टी, घिसने की वजह से। अब वो कैसे आता है, क्या आता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो कि दो बॉडी को जब आप घिसते हो तो घिसने की वजह से दोनों के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया? चार्ज नाम दिया, समझे? अच्छा, इस प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है? इस प्रॉपर्टी की वजह से दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाना चालू कर देते हैं, समझे? तो चार्ज का मतलब क्या? चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच टू बॉडीज exert force on each other, exert force on each other। ठीक है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, और अगर ये प्रॉपर्टी दो बॉडी के पास है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। मतलब हुआ क्या कि अगर मान लो ग्लास रॉड को तुमने सिल्क से रब कर दिया और फिर दूसरा ग्लास रॉड दिया, इसको भी सिल्क से रब कर दिया, तो जब दोनों ग्लास रॉड को आमने सामने लाया गया तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। तो ये तो फोर्स क्या हुआ, देखो अब दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी है, और इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को रिपेल किया। जब दोनों का सिल्क का कपड़ा एक दूसरे के सामने रखा गया तो ये सिल्क के कपड़े ने भी एक दूसरे को रिपेल किया, लेकिन सिल्क का कपड़ा अगर रॉड के सामने रखा गया तब इसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब अगर दो बॉडी जिसके पास चार्ज है, ये प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है, अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घिसने से होता है, इसके अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग मेथड है। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि आप दो बॉडी को घिसोगे तो दोनों बॉडी
चार्ज हो जाता है। दोनों बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं चार्ज, और इस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो, समझे। तो अब मान लो यहाँ पे दो रॉड को तुमने घिस दिया सिल्क के कपड़े से, तो हमने देखा कि दोनों रॉड दोनों रॉड चार्ज हो चुका है, दोनों सिल्क चार्ज हो सकता है, एक सिल्क और एक रॉड दोनों हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, समझे। फाइनली बाद में जो रॉड के ऊपर चार्ज आया था घिसने की वजह से, हमने उसे पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और जो सिल्क के ऊपर आया था उसको हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज मान लिया कि सिल्क के ऊपर जो चार्ज होगा उसे हम नेगेटिव बोल देंगे, और रॉड के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। ये उस ऐतिहासिक दिन को डिसाइड हुआ था, और उसके हिसाब से अब हम सारे चार्जेस को पॉजिटिव नेगेटिव में बांटते हैं, समझे। अगर उस दिन ये डिसाइड हुआ होता कि रॉड वाले चार्ज को हम नेगेटिव बोलेंगे और इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, तो आज हम जो भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस पढ़ते हैं अलग अलग बॉडीज या अलग अलग पार्टिकल्स पे, उससे हम लोग उल्टा पढ़ रहे होते हैं। जैसे आपको पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये उस दिन डिसाइड हुआ कि हाँ भाई रॉड वाले चार्ज को पॉजिटिव बोलना है। तो एक्चुअली रॉड वाले चार्ज पे रॉड वाले पे जो चार्ज था रॉड पे, वही टाइप का चार्ज प्रोटॉन के पास है। सिल्क पे जो चार्ज डेवलप हुआ था उसी टाइप का चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है। हमने इसे पॉजिटिव बोला, इसे नेगेटिव बोला। अगर उस दिन उल्टा बोल दिया होता, ये ऐसे ही डिसाइड हुआ था उस दिन, बस डिसाइड किया गया कि हमें ऐसे करना है। अगर उल्टा डिसाइड किया होता तो आज हम प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज पढ़ रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव। तो फिलहाल ये डिसाइड किया गया कि रॉड वाला चार्ज पॉजिटिव, सिल्क वाला चार्ज नेगेटिव, और यहाँ पे सिल्क वाला चार्ज क्या नेगेटिव और रॉड वाला चार्ज पॉजिटिव। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा बताओ बच्चों, कि अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी तुम सामने रखते हो, तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे एक दूसरे पर। इनफैक्ट दो नेगेटिव चार्ज भी अगर सामने रखोगे तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज आपने सामने रख दिया, तो दो पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रखा और एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देन देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो भी हो इतना तो क्लियर है कि अगर मान लो दो बॉडी है और उसके पास चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्ट या रिपल्शन कुछ भी कर सकते हैं, पर एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये चीज लिख दिया मैंने, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच टू बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ये फोर्स रिपल्शन का हो सकता है या अट्रैक्शन का हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने चार्ज किस बॉडी को कौन सा दिया है। ठीक है, पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है, कैसा दिया है, समझ गए। अच्छा बच्चों एक चीज़ और बता दूं मैं कि फिलहाल ये वाला जो पार्ट है वो मैं 11th का ले रहा हूँ, क्योंकि 11th के बेसिक्स अगर क्लियर नहीं हुए तो 12th नहीं समझ में आएगा। तो बेसिक चीज़ें मैं अभी फिलहाल बता दे रहा हूँ, एक वीडियो में यही चलेगा, और उसके बाद फिर अगले वीडियो से 12th का जो टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा। अगर किसी का 11th बहुत अच्छे से क्लियर है, सारी चीज़ें पता है, तो वो डायरेक्टली 12th वाला अगले वीडियो से चालू कर सकता है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा गड़बड़ है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, बेसिक्स चार्जेस के क्लियर नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा 12th समझने में। तो फिर आप ये वीडियो अच्छे से देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट 11th वाला क्लियर होके 12th को समझने में उतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए समझ गए चार्जेस के रिगार्डिंग। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि हमारा जो चार्ज होता है वो चार्ज बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जो बेसिक चार्ज है बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई चार्ज कहीं होता है, जो फंडामेंटल आपका जो चार्ज है एग्जैक्टली वो कहाँ सिचुएटेड होता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के पास ही होता है। इवन अगर किसी बॉडी को तुम चार्ज दे रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से ही देते हो। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, ये तुम्हें आइडिया होगा पहले से, लेकिन फिर भी देखो कोई भी एटम को पकड़ो, तो एटम के अंदर क्या होता है बताओ, प्रोटॉन्स होते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज कहीं है तो इनके पास ही है चार्ज,
फिलहाल के लिए ऐसा मान के चलो, और भी बहुत से पार्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनके पास चार्जेस होता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम जब सारे लोग जिन चीज़ों से बने हुए हैं वो इससे बना हुआ है, हम एटम से बने हुए हैं, और एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इन्हीं में आपस में कम ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, उसको समझते हैं। पहले फिलहाल इसको देख लो कि देखो चार्ज किसके किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है, प्रोटॉन के पास होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बता? चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। देखो प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है, या पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना कूलम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर तुम्हें दिख रहा है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब ये बार बार यूज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, और आप देखोगे कि प्रोटॉन के पास भी इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को बार बार रिपीट ना करके इसको ई लिख देते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ई का मतलब ये नंबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, मैं बोलूंगा -e, और उसे समझ में आ जाना चाहिए कि ई का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब बताओ प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। प्लस ई का मतलब +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब बॉडी के अंदर चार्ज कैसे आता है, बॉडी के अंदर चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, ये थोड़ा सा समझो। देखो अगर मान लो आपके पास दो बॉडी है और आपने दो बॉडी को रगड़ दिया, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा किसी भी एटम के, एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये आपने पढ़ रखा होगा, इक्वल नंबर ऑफ, सॉरी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चार्ज सेम है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज होता है, चार्ज का वैल्यू सेम है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक एटम आपने पकड़ के रखा हुआ है तो एटम के पास प्रोटॉन उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो पूरे एटम का टोटल चार्ज मिला के हो जाता है 0। तो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। इसका मतलब एटम न्यूट्रल है ना, इसके पास टोटल चार्ज तो 0 हो गया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल मिला के एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता और एटम न्यूट्रल होता है। इन्हीं न्यूट्रल एटम से हम सब मिलके बने हुए हैं, समझे। तो इन जनरल आपको जो भी बॉडीज आप देखते हो वो न्यूट्रल होता है। अब चार्ज कैसे होगा, तो मान लो तुमने दो न्यूट्रल बॉडी ले लिया यहाँ पे, चलो दो न्यूट्रल बॉडी की बात कर लेते हैं। एक न्यूट्रल बॉडी ये है, जैसे रॉड और सिल्क की हम बात कर लेते हैं, और दूसरा बॉडी ये है, तो दोनों तो न्यूट्रल है। दोनों न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इसके पास जितना प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन भी होगा इसके एटम के पास, इसके एटम के पास भी वैसे ही होगा, ठीक है। अभी फिलहाल दोनों न्यूट्रल है। मान लो मैं इसका एक एटम बना लेता हूँ, अब इसका एटम मैंने एक बनाया तो उसमें मैंने ये देखा कि इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं और उसके अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। न्यूट्रॉन से मुझे लेना देना नहीं है कि न्यूट्रॉन कितना है, क्योंकि उसके पास वैसे भी चार्ज नहीं होता है। 5 प्रोटॉन है, उसके अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि 8 प्रोटॉन है और उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो टोटल चार्ज इसके पास 0, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल इसके पास भी टोटल चार्ज क्या है, 0, और दोनों न्यूट्रल है। अब एक काम करो, दोनों के एक दूसरे पर घिसना चालू कर दो। जब दोनों को एक दूसरे पर घिसना चालू कर दोगे तो इस घिसने की वजह से, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दोनों में फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरे एटम के पास, मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ जाएगा इसका तो एग्जैक्टली बता नहीं पाओगे आप, वो तो चेक करके ही बता पाओगे कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन गया है, पहले नहीं बता पाओगे। तो जैसे मानो दोनों को आपने घिस दिया, घिसने की वजह से क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इसके पास।
अगर मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा बताओ? 5 प्रोटॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब मुझे बताओ कि इसका टोटल चार्ज कितना हो गया? 5 प्रोटॉन का चार्ज 5e प्लस 5e, क्योंकि एक प्रोटॉन के पास प्लस ही चार्ज होता है, तो 5 प्रोटॉन के पास प्लस 5e, और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां से निकल चुका है, तो बस अब -4e बचा है, इलेक्ट्रॉन का -4e, मतलब टोटल कितना हो गया? +e। तो एक प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो जिसकी वजह से एक e प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, एक प्लस e चार्ज इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो अब इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? 8 प्रोटॉन का चार्ज प्लस 8e, अब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, -9e मिला के -e, तो इसके पास एक -e चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। और मैं कहूँगा कि भाई देखो, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है तो इस तरीके से आपका बॉडी चार्ज हो चुका है। नाउ सी, ये बात ध्यान रखना, अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है तो ये इसके पास एक प्रोटॉन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है इतना चार्ज आ जाएगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसके पास मैं और पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ और इसके पास और नेगेटिव चार्ज ले आऊँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करूँगा, सिंपल सी बात है, जिसके वजह से इसका और पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ते जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आप कम करते जा रहे हो और इसके पास नेगेटिव चार्ज आते जाएगा। तो इसका मतलब बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है? बॉडी को अगर चार्ज करना है तो सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके चार्ज कर सकते हैं बॉडी को, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होगा। अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है बॉडी को तो भी इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज करना है तो भी इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। याद रखना, अंदर से प्रोटॉन बाहर नहीं आने वाला है। यहाँ चलो हम चलते हैं और किसी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं, अगर कोई चीज ट्रांसफर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, मेहनत भागने का काम इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो अगर किसी बॉडी को मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं क्या करूं बताओ? मैं यहाँ पे उसके एक इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा। देखो, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हो, फेंक देते हो, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकना है, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मुझे इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो फिर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, समझ में आया, जिससे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए। तो बॉडी को या अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है या नेगेटिव चार्ज करना है, दोनों ही सूरतों में आप इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करोगे, या तो इलेक्ट्रॉन छीन लोगे या तो इलेक्ट्रॉन दे दोगे। समझ में आया? तो इस तरीके से बॉडी को आपको चार्ज करना होता है, राइट। और बच्चों एक बात बता दूं कि आप बेसिकली चार्जेस से घिरे हुए रहते हो, हमेशा आप चार्जेस से ही डील करते रहते हो। कैसे? देखो, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे अपना 2 हाथ भी इस तरीके से रब करता हूँ ना, इस तरीके से, तो भी दोनों हाथ जो है मेरा चार्ज हो जाता है। हाथ मैंने रब किया, अब एक जगह से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया ये बताना बड़ा मुश्किल है, पर एक जगह से इलेक्ट्रॉन एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया और आपका दोनों हाथ जो है वो चार्ज हो जाता है। अगर मान लो किसी को आप थप्पड़ भी मारते हो तो आपका हाथ उसके गाल से अगर घिस जाए थप्पड़ मारते समय, तो आपका उसका गाल भी चार्ज हो जाएगा, आपका हाथ भी चार्ज हो जाएगा। एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्ट में चला जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी चार्ज होते ही रहते हैं। अगल बगल में आप देखोगे तो चार्ज करने का बड़ा सा अलग अलग तरीका है। जैसे अगर मान लो किसी बॉडी को आप हीट भी कर देते हो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे, तो जब आप हीट करते हो तो उसमें से उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेकर बाहर आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका मतलब क्या? वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो ऐसे भी बॉडी चार्ज किया जा सकता है। ऐसे अलग अलग तरीके हैं। और आप देखोगे तो जैसे मान लो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आपका टीवी जो है काफ़ी टाइम तक अगर ऑन रहता है तो उस पर अगर आप सपोज करो अपना हाथ इस तरीके से लेके जाओगे तो क्या होता है ना कि आपका जो हाथ का ये जो बाल है, ये हेयर्स जितने भी है, वो टीवी से अट्रैक्ट होने लग जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? होता क्या है कि जब टीवी बहुत टाइम तक चालू होता है उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट की वजह से टीवी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने की वजह से आपके इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है आपके हेयर के, और आपका हेयर अट्रैक्ट होने लग जाता है। समझना है?
तो यहाँ पे आप देखोगे कि चार्जेस आपको हर जगह दिखते फिरेंगे और आप हमेशा चार्जेस से डील करते हो। बहुत सारे जो फोर्सेस आप मैकेनिक्स पे पढ़ते हो, जैसे फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, ये सारे चार्जेस की वजह से ही आता है। इवन अगर मान लो आप सुबह सुबह उठते हो और नहाते हो, तो नहाने के बाद क्या करते हो बताओ? नहाने के बाद टॉवल से बॉडी को साफ करते हो। तो जब आप टॉवल रगड़ते हो बॉडी पे, तो एक्चुअली में इस रगड़ने की वजह से भी टॉवल और आपका बॉडी दोनों चार्ज हो जाता है और आप चार्ज होकर बाहर निकलते हो। समझ में आ रहा है? ये है कि चार्जेस एक्चुअली कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका टॉवल चार्ज होगा या आपका बॉडी हमेशा चार्ज रहेगा। आप किसी के कांटेक्ट में आए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गया, आप न्यूट्रल हो गए, वो चार्ज हो गया। तो इस तरह से चार्ज ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं और ये चार्जेस आपको यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होते हुए दिखेंगे, पर आप चार्जेस से घिरे हुए, ये तो चीज़ क्लियर है। समझे? चलिए, यहाँ पे तो बात हो गई आपके चार्जेस की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आई होप कि ये जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्जेस के रिगार्डिंग वो क्लियर हो चुके होंगे। इसमें कुछ लॉज है, मैं आपको बता दूं। जैसे चार्जेस को लेकर, सबसे पहली चीज़ तो चार्जेस को लेकर एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये थोड़ा समझ लो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि देखो, चार्ज का कोई भी वैल्यू देना पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी वैल्यू से आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब आप किसी बॉडी को कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ या फिक्स्ड वैल्यू ऑफ चार्ज ही दे पाओगे कि हाँ भाई यही वैल्यूज है चार्ज के जो आप बॉडी को दे सकते हो। सारे वैल्यूज नहीं दे पाओगे। रीज़न क्या है? रीज़न है कि आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो आप कैसे चार्ज करते हो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। अ बॉडी इज चार्ज्ड, अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से चार्ज कर रहे हो, तो आप या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाओगे, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाओगे, या 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन आप आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे किसी को चार्ज देना है तो मैं क्या करूँगा? चार्ज अगर देना है तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूँगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूँ तो उसके पास चार्ज ई आएगा। अगर मान लो आप पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो उसके पास प्लस ही आ जाएगा। और अगर आप किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके वजह से माइनस ही आएगा। तो मान के चल सकते हो यहाँ पे प्लस और माइनस ई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप किसी बॉडी को और ज़्यादा चार्ज देना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? आप 2 चार्ज दोगे तो आप या तो चार्ज क्या दे सकते हो बताओ? प्लस और माइनस ई दे सकते हो, या उसके बाद डायरेक्टली प्लस और माइनस 2 ई दे सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, या तो प्लस और माइनस 3 ई दे सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। इसके अलावा इसके बीच के वैल्यूज नहीं दे पाओगे। जैसे ई का वैल्यू क्या है? 1.6। ई का जो वैल्यू है आपका वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। उसके बाद सीधा 2 ई दोगे, 2 ई मतलब इसका डबल दे सकते हो, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। उसके बाद आप डायरेक्टली 3 ई दे सकते हो, 3 मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप सिर्फ यही चार्जेस किसी भी बॉडी को दे सकते हो, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। अगर किसी ने बोला कि नहीं मुझे किसी बॉडी को ना 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज देना है, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। बीच का चार्ज आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, या तो 2 करोगे, या तो 3 करोगे। आधा पौना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चार्जेस का हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यही सिर्फ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस और माइनस ई, प्लस और माइनस 2 ई, प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इन जनरल हम लोग चार्ज का वैल्यू क्या लिख सकते बताओ? चार्ज इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। यही चार्ज आप दे पाओगे किसी बॉडी को जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो इन जनरल आप, अगर मैं प्लस और माइनस हटा दूं तो Q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा और N इज इक्वल टू Q बाय ई। ठीक है, समझ गए? इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का कुछ फिक्स वैल्यूज ही पॉसिबल हो सकता है, सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगे। समझ गए? इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है जो आपने पढ़ रखा होगा,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, उसके बाद फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि आप चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इस दुनिया से गायब नहीं कर सकते चार्ज को आप, ना ही इस दुनिया में जितना चार्ज है उसके अलावा आप नया चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। चार्ज का वैल्यू फिक्स होता है कि इस पूरे दुनिया में इतना ही चार्ज है। तो आपके पास अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो आपस में सिर्फ चार्जेस ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे के पास, वहां से चार्ज कभी गायब नहीं होगा, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही नया चार्ज आप पैदा कर सकते हो किसी तरीके से। अगर आपके पास एक चार्ज आया है मान लो, तो याद रखना वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होकर आया। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था और यहाँ पे अचानक से +5 कूलम का चार्ज आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस दुनिया में +5 कूलम का चार्ज कम हो गया होगा और वहीं से ये चार्ज यहाँ पे आया है। समझ में आ रहा है? तो चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता, और इसी प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ज का एडिशन कैसे होता है, एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस, नॉर्मल चार्ज को आप मान सकते हो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और उसको उसी तरीके से ऐड करो जैसे नॉर्मल आप किसी भी नंबर को ऐड करते हो। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मैटर करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे -5 कूलम है, +7 कूलम है, -2 कूलम है, +4 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सबको डायरेक्टली ऐड कर देना है। तो टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू -5 + 7 -2 + 4, तो 7 4 11 में से 7 गया तो 4 कूलम आ जाएगा, +4 कूलम का चार्ज अपने पास। समझ गए? तो इस तरीके से आपका चार्जेस ऐड होता है। तो ये बात हो गई आपके एडिशन ऑफ चार्जेस की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और देखो हम लोग को पता है कि अगर मान लो दो बॉडी चार्ज्ड है, मतलब अगर मान लो दो चार्ज है आपके पास, चार्ज बेसिकली किसी बॉडी के पास ही होगा, चार्ज अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की या किसी मैटर की। जैसे मान लो अब मैं लेंथ की बात करूँ तो तुम ये थोड़ी नहीं बोलोगे कि मैंने वहाँ से लेंथ लाया है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। आप वहाँ से कोई बॉडी ला सकते हो, उसका लेंथ होगा। वैसे आप कहीं से कोई बॉडी लाओगे, कोई मैटर लाओगे और उसके पास चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज उसकी प्रॉपर्टी है। चार्ज अकेले में अपने आप में कुछ नहीं है वो। तो मान लो आपके पास दो चार्ज बॉडीज़ है। अब जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2 चार्जेस लाया मैंने, तो आप ये समझ लेना कि 2 बॉडी लाया गया है और उसके ऊपर वो चार्ज है। तो थोड़ी सी भाषा जो है ऐसी हो सकती है जिसमें बोला जाए कि मैं चार्ज लेके आया एक, और उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप चार्ज नहीं ला सकते, वैसे जैसे आप कोई लेंथ नहीं ला सकते या मास नहीं ला सकते कहीं से। हम कई बार ऐसा ही बोलते हैं ना कि मैं वहाँ से 5 kg का एक मास लेके आ गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि मैं एक ऐसा बॉडी लेके आया हूँ, लाया मैं बॉडी ही हूँ, उसका 5 kg मास है। उसी तरीके से आप कहीं से कोई बॉडी लेके आओगे जिसके ऊपर चार्ज होगा, पर भाषा में इस तरीके से बात कर दी जाती है कि मैंने चार्ज लाया, मतलब यही होता है कि मैंने बॉडी लाया, उसके पास चार्ज है। तो मान लो आपके पास 2 चार्ज बॉडी है और हमको पता है कि अगर मान लो चार्जेस है तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स एक्सर्ट करेंगे या अट्रैक्शन का एक्सर्ट करेंगे, एक सेकेंड, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो चार्ज है उसका नेचर क्या है। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है तो रिपल्शन होगा फोर्स, और अगर मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ गए? मान लेते हैं ये मैंने अभी फिलहाल पॉजिटिव ले रखा है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। समझ गए? और दोनों एक दूसरे पर एग्जैक्टली इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, और मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर हमने 2 पॉइंट चार्ज ले रखा है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बहुत ही साइज चार्ज का छोटा होना चाहिए। अगर हमने 2 पॉइंट चार्ज ले रखा है और दोनों अगर रेस्ट पे है तो दोनों एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, Q1 Q2 का मैग्नेट मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, ये Q1 Q2 का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि एक बड़ा है छोटा है या दोनों सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस मल्टीप्लिकेशन देखा जाएगा।
हो सकता है इसमें एक बहुत ही छोटा 1 कूलम का चार्ज हो और दूसरा 100 कूलम का चार्ज हो, तो मल्टीप्लिकेशन तो मुझे 100 मिल रहा है ना। ये भी हो सकता है कि दोनों 10 कूलम के चार्ज हो, तो भी मुझे प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 100। दोनों सेम केस माने जाएंगे, समझे, क्योंकि Q1 Q2 में दोनों का वैल्यू सेम 100 ही आ रहा है। तो ये जितना ज्यादा होगा Q1 Q2 का वैल्यू, प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, दोनों के बीच में फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना कम हो जाएगा, डिस्टेंस जितना कम रखोगे फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट K है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू 9 × 10⁹ सीधा ले सकते हो आप, और इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्स बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखना कि ये चीज़ वैक्यूम में होगा। अगर आपने दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ है और दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, इन वैक्यूम, और ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ना, ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है बेसिकली इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ आगे। ये जो कांस्टेंट आपका जो वैल्यू है वो वैक्यूम के लिए है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे परमिटिविटी जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये परमिटिविटी वैक्यूम का है। ये वैक्यूम की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन अभी मैं थोड़े टाइम दे रहा हूँ, थोड़े टाइम के बाद। ये प्रॉपर्टी मीडियम की भी हो सकती है, अलग अलग मीडियम के लिए प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जो हम वर्ड परमिटिविटी बोल रहे हैं ना, ये परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। फिलहाल ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी वैक्यूम का है। अगर दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे रहे तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वैक्यूम में, जो इसका वैल्यू होगा वो होता है 8.85 × 10⁻12, और इसका यूनिट अगर आप यहाँ से देखो तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट हो जाएगा। यहीं से निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दो तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने दो चार्जेस को मीडियम में डाल दिया, किसी इन मीडियम, मान लो ये चार्ज किसी मीडियम में पड़ा हुआ है। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एयर और वैक्यूम, याद रखना दोनों को हम सेम मान के चलेंगे। एयर या वैक्यूम दोनों सेम माना जाता है, एयर या फिर वैक्यूम, ये दोनों सेम माना जाता है, क्योंकि एयर का डेंसिटी इतना कम होता है कि आप उसको वैक्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी मीडियम में डाल दिया चार्जेस को और फिर देख रहे हो कि इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो मान लो सेम चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में सेम डिस्टेंस है R जैसे पहले था यहाँ पे, लेकिन अगर आपने उसको किसी मीडियम में डाल दिया, जैसे मान लो पानी में डाल दिया, ऑयल में डाल दिया, ऐसे किसी मीडियम में डाल दिया, तब इनके बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा। यानी कि चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो किस मीडियम में पड़ा हुआ है उस बात पे भी डिपेंड करता है। तो चार्जेस पे तो डिपेंड करता ही है, उनके बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, उसके अलावा वो किस मीडियम में है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मान लो आपने क्या किया, इसको वाटर में या ऑयल में किसी में डाल दिया, अब इनके बीच का फोर्स जो है उसको मैं FM लिख दे रहा हूँ, दैट इज इन मीडियम, और वो वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन हो गया, और ये जो आपका एप्सिलॉन है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पहले तो वैक्यूम था, अब क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो ये अगेन मीडियम की प्रॉपर्टी है, अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी का वैल्यू अलग अलग होता है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगने नहीं देना चाहता है, उसे रेजिस्ट करता है। ठीक है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, फोर्स न लगाने देने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट, अगर ये प्रॉपर्टी मीडियम का ज़्यादा हुआ तो दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा पाएंगे या फिर कम लगा पाएंगे। ये प्रॉपर्टी जितना कम है फोर्स दोनों चार्ज के बीच में उतना ही ज़्यादा लगेगा, समझे। और ये वैल्यू सबसे कम होता है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर सबसे कम वैल्यू होता है एप्सिलॉन का, या एप्सिलॉन मतलब यही परमिटिविटी का। तो इसका मतलब दो चार्जेस सबसे ज़्यादा फोर्स एक दूसरे पर
वैक्यूम में लगा सकते हैं। और जिस मीडियम का परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है उस मीडियम में दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे पर फोर्स काफ़ी कम लगाएंगे। समझ गए? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फोर्स लगाने नहीं देता है। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी होगी, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे ये मीडियम का फोर्स आप देख सकते हो, ये हो गया मीडियम के अंदर, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा। अब हम हर मीडियम के लिए एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अलग अलग जगह लोग अलग अलग लेटर से डिनोट करते हैं, मैं फिलहाल इसको के से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा, के यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सी लिख देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट सी इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन पर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कांस्टेंट ही है। अब कई बार इसको भी के लिखते हैं और इसको भी के लिखने की वजह से क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये कांस्टेंट था, इसका मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था। अब ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। मीडियम के लिए हम हर मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और इसके को डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। मतलब मीडियम के परमिटिविटी को अगर मान लो आप फ्री स्पेस या वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे तो ये रेशियो यही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ? एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, राइट। अगर ये वैल्यू आप मीडियम वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपको मीडियम का जो फोर्स है वो कैसे मिलेगा, बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट के लिख दो, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हो गया मीडियम में फोर्स। अगर मैं वैक्यूम के फोर्स की बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो के का वैल्यू 1 हो गया है वैक्यूम के लिए। अब वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि अगर आप के का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दोगे तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा, वैक्यूम के बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना के इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। ठीक है। अच्छा, के का वैल्यू जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स या फिर मेटल्स जो होता है उसके लिए इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब एकदम ही ज़्यादा हो जाता है। अब ये के का वैल्यू भी देखो, ध्यान रखना के का वैल्यू भी क्या है, अगर के का वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब उस मीडियम में फोर्स कम लगेगा। आपने के को इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया, इसका मतलब उसका जो परमिटिविटी है उस मीडियम का, कंडक्टर्स का परमिटिविटी, वो भी इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी हो गया इसका मतलब चार्जेस को फोर्स लगाने ही नहीं देगा। तो अगर आपने दो चार्ज को ले जाकर कंडक्टर में रख दिया तो कंडक्टर में दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी पे चला जाता है, इन्फिनिटी होता है और फोर्स लगा ही नहीं पाता है। तो वैक्यूम में दो चार्ज सबसे ज़्यादा फोर्स लगा सकता है क्योंकि उसमें सबसे कम परमिटिविटी होता है, और कंडक्टर का परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों इन्फिनिटी होता है। इससे कंडक्टर के अंदर अगर दो चार्ज आप रखते हो तो वो दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। समझ गए? तो ये बात हो गई आपके दो चार्ज के बीच में फोर्सेस की। हम यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करेंगे और वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मान लो मैं कोई एक चार्ज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि इस चार्ज के अराउंड अगर आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखते हो या कोई दूसरा चार्ज रखते हो तो वो चार्ज को ये चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा तो रिपल्शन वाला फोर्स होगा, नेगेटिव चार्ज रखा तो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। तो अगर आप कोई दूसरा चार्ज कहीं भी रखते हो इस चार्ज के अराउंड तो भाई उसको तो ये फोर्स लगाएगा। तो हम ये बोल देते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा रीजन है, उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको फोर्स लगाएगा।
तो ये जो चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब यही है कि उसके अराउंड जो रीजन है उसको हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है जिसको अब हमको मेजर करना है। तो मेजर कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर मेजर किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि भाई किसी भी पॉइंट पर ये चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी भी पॉइंट पर ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को कितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, कितना ज़ोर से धकेलेगा, उतना ही ज़्यादा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा इसका। अब आपको पता है कि अगर मैं कोई छोटा सा चार्ज लेकर आता हूँ, उसको यहाँ रखता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ, क्या तीनों पॉइंट पे ये सब पर सेम फोर्स लगाएगा या अलग अलग लगाएगा? अलग अलग लगाएगा। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे लगाएगा? इस पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, और सबसे कम फोर्स यहाँ पे लगाएगा। तो हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ किसी चार्ज को रखने पर ये ज़्यादा ज़ोर से मारेगा उसको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा किसी दूसरे चार्ज को। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करते हैं? तो अगर मान लो आपके पास एक सिंगल चार्ज है और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, मान लो चार्ज Q है, और इससे r डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, किस पे? r डिस्टेंस पे। तो हम क्या करते हैं, r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज रख देंगे, दूसरा चार्ज Q रख देंगे, और जो चार्ज हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ही रखा जाता है, इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। तो अब इस चार्ज को आपको ये देखना होगा कि इस चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ये बड़ा वाला चार्ज है, और ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के पास भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के पास भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मान लो ये चार्ज जो है, इसको अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज ही रख रहा हूँ, याद रखना यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर उसको ये धक्का मारेगा तो कहाँ धक्का मारेगा बताओ? रिपेल ही करेगा, उसको दूर ही धक्का मारेगा। मान लो मार दिया धक्का, और कितना फोर्स लगाया पहले वो चेक कर लो, इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इस पॉइंट पे, समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस फॉर्मूले में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप फोर्स ले रहे हो वो इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो ले रहे हो, और नीचे जो चार्ज ले रहे हो वो चार्ज ले रहे हो, छोटा वाला चार्ज जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है या जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो आप यहाँ पे लोगे, और जो फोर्स लगा रहा है F, जो लग रहा है फोर्स, यहाँ पे लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट देखें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है, इसका SI यूनिट। एक और यूनिट होता है वो आगे आपको पता चलेगा, फिलहाल तो आप मान के चलो न्यूटन पर कूलम ये इसका यूनिट हो गया। इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है। अब मुझे बताओ दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो QQ अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या लिख रखा है? F अपॉन Q। अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें तो F का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Q। QQ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल Q के टर्म्स में है, याद रखना, कैपिटल Q r डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अगर आपको फोर्सेस के टर्म्स में देखना है तो फिर आपको दूसरा एक चार्ज रखना पड़ेगा, और उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स लो, और वो जो चार्ज आपने नया रखा है वो नीचे ले लो। इसका वैल्यू सेम ही आएगा, याद रखना, चाहे आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पे या इस तरीके से निकालो। इसमें कोई नया चार्ज नहीं है, इसमें क्या है, आपने जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसी चार्ज का अगर यूज करना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। नया चार्ज रख के अगर इसके टर्म्स में निकालना है फोर्स के टर्म्स में तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूला आपको सेम वैल्यू देगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड
का डायरेक्शन क्या होगा बताओ। अगर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, हम हमेशा ये वाला पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं जो हम टेस्ट, इसको लिखते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, जो रखा जाता है उसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो आप देखो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में होगा हमेशा। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दो तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। यहीं पे अगर सपोज करो मैं एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आप कि इस r डिस्टेंस पे कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए फॉर्मूला तो आप यही यूज़ करोगे 1/4πε0 Q/r², या ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो यहाँ पे आपको +Q पॉजिटिव चार्ज रखना है, +Q टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा बताओ, इस पर फोर्स लगाएगा लेकिन अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस बार फोर्स कहाँ लग रहा है बताओ, इस बार फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, समझे। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या ये फॉर्मूला यूज कर लो, पर इस बार ये चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उसके पास जा रहा है। तो याद रखना कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर भागता है। इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा दूर भागेगा, क्योंकि अगर आप इस पर कोई चार्ज रखते हो तो वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज इससे दूर ही भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है, समझे। और अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके पास आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आपने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा। और कितना इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निकालना है, तो आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मूले पड़े हुए हैं। इस फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर अलग अलग पॉइंट पे निकाल सकते हो, समझिए। ये बात हो गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बच्चों हैं वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हमने ये इमेजिन किया, हमने कुछ लाइंस इमेजिन किए और ये लाइंस एक्चुअली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, आपको ये दिखाता है कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, और इसी को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे इमेजिन करना है, ये एक्चुअली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अगर पेपर पे दर्शाना है मुझे कहीं पे कि हाँ भाई देखो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और वो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है। देखो मतलब पिक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए हम जो लाइंस यूज़ करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। पर अब ऐसा नहीं कि कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस बना देना है, इसका एक प्रॉपर तरीका है, रूल है और नियम है कि हाँ इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी चार्ज का बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो रूल क्या, देखो ध्यान से, आपको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पकड़ना है और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखना है। आपका टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जहां भागेगा उस डायरेक्शन में आपको लाइन बनाना है और आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में बनाया जाएगा। तो मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा। मान लो आपने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ भागेगा बताओ, रिपेल करेगा, ये तो भागेगा यहाँ पे, जहाँ भागेगा वहीं लाइन ड्रॉ कर दो, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। यहाँ रखोगे तो यहाँ भागेगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ भागेगा, तो जहाँ भाग रहा है वहीं पे लाइन ड्रॉ करोगे और उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका भागेगा। और हम बोलेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो कुछ इस तरीके से आएगा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वो दर्शाता है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और दूर इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनाओगे, तरीका फिर से वही है कि आपको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेना है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा सा, उसको रख देना है, वो जहाँ भागे
वहीं इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगा। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो अब अगर मैं कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, इसके पास रखूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पास रखोगे तो चिपक जाएगा, चिपका ही रहेगा। थोड़ा सा दूर रखो, यहाँ रखो। अगर यहाँ रखोगे तो क्या होगा बताओ, ये अब क्योंकि आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो तो ये नेगेटिव चार्ज उसको खींचेगा। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है आपका, इसको आप खींचेगा, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रखना है चेक करने के लिए। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे खींचेगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे खींचेगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे खींचेगा। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उल्टा जाता है, वो चार्ज के पास ही जाता है। पॉजिटिव का उससे दूर जाता है, नेगेटिव का उसके पास जाता है। समझ गए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर आप साथ में रख देते हो तब क्या होगा बताओ, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। अगर आपने साथ में रख दिया तो क्या होगा बताओ, तो साथ में रख दिया तो अगर आप अब अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर आप रखते हो यहाँ पे मान लो, तो ये यहाँ से यहाँ भाग जाएगा, नेगेटिव के पास भाग जाएगा। यहाँ रखोगे तो क्या होगा, अब यहाँ रखोगे तो ये भागने की कोशिश तो करेगा, लेकिन नेगेटिव उसको अट्रैक्ट भी कर लेगा। अगर आप कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो ये रिपेल करेगा उसको, और ये फिर अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से भागते भागते वो इसके पास पहुँच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ में रखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ऐसे अलग अलग चार्ज के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक सेकेंड, नेगेटिव के पास आता है हमेशा, ये इस तरीके से आप बना सकते हो। पॉजिटिव से हमेशा दूर जाता है, नेगेटिव के हमेशा पास आता है। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का। 11th स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे अलग अलग और केसेस दिए हुए हैं, पर फिलहाल हम उसमें जा नहीं रहे हैं। हमको फिलहाल कैसा है ना कि जो बेसिक चीज़ें हैं अगर बस क्लियर हो जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बना ये होपफुली मैं अभी बोल सकता हूँ, या फिर मैं मान सकता हूँ कि आपका क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो आपके एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है कि आपके पास जो चार्जेस है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, समझे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग नज़र डालते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन्स है आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे ख़त्म होगा। अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं तो हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चालू होगा, नेगेटिव पे ख़त्म होगा। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर वो इन्फिनिटी पे जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है सिर्फ तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर ये नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो जाता है। पर ख़त्म हमेशा नेगेटिव पे होगा और शुरू हमेशा पॉजिटिव से होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस अगर बने हुए हैं, अगर आपको किसी पॉइंट पे चाहिए कि भाई बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस आपके पास है और मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो जो आपका कर्व है, ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको क्या करना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, और ये टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा बताओ, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी दो लाइंस ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। रीज़न क्या है, अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो फिर दो दो डायरेक्शन आ जाएगा। मान लो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो अगर इंटरसेक्ट कर गए तो उसी पॉइंट पे आपके पास दो दो डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक डायरेक्शन यहाँ भी, एक डायरेक्शन यहाँ भी। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दो पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, आप जो जो बोल रहा हूँ मैं नोट डाउन करते चले जाना, नहीं तो फिर वो बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप सपोज करो डायरेक्शन चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन, राइट। तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जहां पे नजदीक होंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर क्राउडेड होगा, नजदीक होगा कहीं पे, अगर मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको ऐसे क्राउडेड दिख रहे हैं, नजदीक दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्राउडेड मतलब स्ट्रॉन्ग, क्राउडेड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर वीक है, अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो आपको वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सेपरेटेड नज़र आएंगे या दूर दूर नज़र आएंगे। तो वहाँ पे आपको लाइंस ऑफ फोर्स हो सकता है कुछ ऐसा दिखे कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है। आप यहीं भी देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो बहुत नज़दीक है, तो नज़दीक है तो चार्ज के नज़दीक रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप दूर चले जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, लाइंस ऑफ फोर्स भी दूर हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आपको दूर नज़र आ रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, अगर नज़दीक नज़र आ रहा है तो मतलब वहाँ पे साफ साफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। समझे? दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, तो हमेशा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर एक्चुअली क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। और कंडक्टर का जो सरफेस है, सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, अंदर तो होगा नहीं। सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। समझे? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दी आपके यहाँ पे, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और उसके प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? वैसे डेफिनेशन तो इसका ऐसा कहा जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। मतलब किसी एरिया के थ्रू कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो जितना ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया के थ्रू पास होगा परपेंडिकुलर, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कम पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मान लो कोई एरिया है आपके पास, ये एरिया है, और इसके थ्रू आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ ऐसे जा रहा है इसके थ्रू, ऐसे ऐसे ऐसे। अब कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे ये तो हम गिन नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन तैयार किया। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया से पास होगा, और ये एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा। तो हमने एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक डेफिनेशन तैयार किया। ये डेफिनेशन होता है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। कई सारे बुक में एरिया को एस लिखा हुआ है, पर एस पर्सनली थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे तो ए लिख रहा हूँ। ठीक है, ए भी लिख सकता हूँ, अगर मान लो कहीं मुझे लगा कि आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाना है तो मैं एस यूज़ करके मैं बता दूंगा आपको। जनरली मैं ए ही यूज़ करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। आप भी ए यूज़ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ए मतलब एरिया। अब यहाँ पे देखो, ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम जानते हैं, लेकिन एरिया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बना दिया गया है। यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, और डिफाइन करके इस ए को हमने एरिया जो है उसको वेक्टर बना दिया, और इसे एरिया ना बोलकर हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इसका एरिया है। अब क्योंकि आपने इसका वेक्टर बनाया तो इसको वेक्टर बनाने के लिए इसको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं उसको। तो जो भी एरिया रहा उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दे देते हैं, और इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उस एरिया के इक्वल होगा। तो जैसे मान लो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, तो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर जाएगा। जो ऊपर छत है, छत का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। नीचे जो टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, इस टेबल का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर माना जाता है। ये हमने डिफाइन किया, हमने डिसाइड किया। तो इस तरीके से एरिया वेक्टर आ गया। अब इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सामने जा रहा है, एरिया वेक्टर यहाँ जा रहा है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ई डॉट ए का मतलब क्या होता है, देखो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है, वेक्टर्स के बीच का। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताओ, ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। जहाँ पे थीटा
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये देखो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, और इस फॉर्मूले से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? अगर आप देखोगे एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स का एसआई यूनिट होगा, देखो ई का वैल्यू जो है वो न्यूटन पर कूलम तो था ही, और एरिया में मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नहीं, गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एक्चुअली वोल्ट V/D इंटू एम स्क्वायर, हाँ बराबर, वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, वो आपको 12th स्टैंडर्ड वाले पार्ट में पता चलेगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो मैं वो यूनिट यहीं पे लिख देता हूँ, और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। पर ये वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको 12th में आएगा, इसके वजह से वहाँ पता चलेगा यूनिट कैसे आ रहा है। अभी फिलहाल समझ लो ई का ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। उसी तरह से फ्लक्स का भी 2 यूनिट आ जाएगा। इसका देखो, अगर आप वोल्ट पर मीटर लिखते हो, एरिया का मीटर स्क्वायर लिखोगे तो वोल्ट मीटर आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप न्यूटन पर कूलम लेते हो, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। तो ये फ्लक्स का यूनिट हो गया आपका। कुछ एक आध एग्जाम्पल में देखते हैं कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो जैसे आपका ये एरिया, देखो कुछ भी हो सकता है एरिया, ये सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो मान लो आपका एक एरिया है कुछ इस तरीके से, और इसका एरिया वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दोगे। अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे पास हो रहा है, सीधे सीधे पास हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो ये एंगल तुमको दिखाई दे रहा है, मान लेते इस एंगल का वैल्यू मैंने आपको दिया है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी आपको मैंने दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, और एरिया जो है पूरा, ये स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी हो, एरिया का वैल्यू मैं डायरेक्टली दे देता हूँ 5 मीटर स्क्वायर। आपको ढूंढना क्या है? फ्लक्स ढूंढना है, किसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो आप क्या करोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, या E डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, एरिया 5 है, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 25 वोल्ट मीटर। या तो वोल्ट मीटर लिखो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखो, यूनिट आप देख लेना, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका फ्लक्स आ गया। इतना फ्लक्स इसके थ्रू पास हो रहा है। इसी फॉर्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लक्स मतलब कितना ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स आपके एरिया से पास हो जा रहा है। तब लाइन्स तो गिन नहीं सकते हो आप, तो आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दिया, बोला कि इस फॉर्मूले से जो भी आंसर आया हम मान के चलेंगे उतने ही लाइन्स परपेंडिकुलर इस एरिया से पास हो रहा है। ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपका जो एरिया है वो स्ट्रेट है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा बताओ? एरिया वेक्टर फिर सीधा ही आएगा। अगर सामने से फ्लैट एरिया रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर सीधे ऐसे जाएगा, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर वर्ड सुनकर आपका एक सेकेंड ना, परपेंडिकुलर वर्ड सुनकर थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री मत लिख देना, क्योंकि थीटा का डेफिनेशन क्या है? थीटा कैसे हम पता करेंगे? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर आपने एरिया के थ्रू डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसके वजह से हुआ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमको लेना है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमको लेना है थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी उस डायरेक्शन में है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे एंगल 0 आएगा। वर्ड परपेंडिकुलर यूज किया है, लेकिन हमें एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देखना है, जो कि 0 है, ऑब्वियस सी बात है। चलो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका 20 न्यूटन पर कूलम है, ए का वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर है, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स विल बी ए इंटू कॉस थीटा। ए का वैल्यू 20, ए का वैल्यू 2, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है,
तो ये हो जाएगा 40 इंटू 1, तो 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। यहाँ पे फ्लक्स आ गया। और एक केस देख लो यहाँ पे, देखो अगर मान लो आपका जो कॉइल या फिर कोई एरिया है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे नीचे लेटा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल पास कर रहे हो आप, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल पास कर रहे हो। अब इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, कहाँ जाएगा बताओ? अब इसके परपेंडिकुलर जाएगा ना एरिया वेक्टर, तो ये रहा एरिया वेक्टर ए ऊपर की ओर। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री बन रहा है इस बार। तो इस बार थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर से मान लो वैल्यूज मैंने दे रखा है, ई का वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम, ए का वैल्यू 5 मीटर स्क्वायर, तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा? अब अगर इस पर फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू 5 इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0। इस बार फ्लक्स 0 आ रहा है, फ्लक्स 0 आ रहा है। क्यों भाई? अब आपका एरिया ऐसे रखा हुआ है, सारे लाइंस आप ऐसे ही पास कर दोगे इसके पैरेलल, तो इसके थ्रू तो कोई लाइन पास नहीं हुआ ना। डेफिनेशन क्या था कि आपके एरिया के थ्रू कितने लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर पास हो रहा है। कैसे परपेंडिकुलर पास होगा? जब सारे के सारे लाइंस आपने उसी इसके जो आपका जो एरिया है उसके पैरेलल पास कर दिया, तो फ्लक्स तो 0 आएगा। और डेफिनेशन के हिसाब से भी हमने सॉल्व किया मैथमेटिकली, तो 0 आ रहा है। इस केस में फ्लक्स 0 आ जाएगा, कोई फ्लक्स इस एरिया के थ्रू पास नहीं हो रहा। समझे? तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो किसी एरिया के थ्रू। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर मान लो आपका जो एरिया है, अगर आपका एरिया रेगुलर नहीं है या फिर थीटा का वैल्यू हर जगह पे फिक्स नहीं है, मान लो आपका एरिया कुछ इस तरीके से है और आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहा है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहा है, तो आप यहाँ देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अलग अलग जगह पे, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा बताओ? इस एरिया ऐसे है ना, इसके परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा एरिया वेक्टर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया ऐसे है, तो एरिया वेक्टर कम हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो एरिया वेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट सीधे जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एरिया वेक्टर अब इस डायरेक्शन में आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है। तो आप देखोगे कि एंगल जो है हर जगह पे फिक्स नहीं है, अलग अलग जगह पे एंगल अलग अलग है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम एरिया वेक्टर, जो छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स है ना, कोई एक छोटा सा एरिया वेक्टर लो और उस एरिया वेक्टर को डी ए लिखने के बजाय डी ए लिख देते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर छोटा है ना, पूरे एरिया का नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो जो भी एरिया वेक्टर है उसको आप ए ना लिखकर डी ए लिखोगे, डी ए। डी ए भी एरिया वेक्टर है, छोटा सा एरिया वेक्टर है। और आप इस छोटे से पार्ट में कितना फ्लक्स जा रहा है वो कैलकुलेट कर लो। तो इस छोटे से पार्ट में जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, तो फाई की जगह डी फाई लिखो, और उसको क्या लिखोगे आप? ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ए के बजाय डी ए आ जाएगा। और अगर आपको फॉर एंटायर एरिया, पूरे एरिया के लिए चाहिए, तो आपको पूरे एरिया के लिए इस फ्लक्स को इंटीग्रेट करना होगा। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, पूरे एरिया के लिए, पूरे सरफेस एरिया के लिए, इसलिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है। फाई का डी फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो अगर आपका मान लो इस तरीके से फिक्स नहीं है थीटा का वैल्यू, अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रहा है, आपका सरफेस फ्लैट नहीं है या रेगुलर नहीं है इस तरीके से, तो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है यहाँ पे। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो तो आपको पूरे एरिया का छोटा सा पार्ट में आपको फ्लक्स निकाल लेना है और फिर उस फ्लक्स को पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देना है, तो आपको पूरे एरिया का फ्लक्स इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके मिल जाएगा। समझ गए? तो ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ऐसे सरफेस के लिए। और अगर मान लो सब हर जगह पे एरिया वेक्टर सेम है, मतलब आपका थीटा का वैल्यू सेम रहता है, सरफेस आपका इस तरह से रेगुलर है, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखो एक और फ्लक्स से रिलेटेड लॉ है जिसको बोला जाता है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ में गॉस ने क्या बताया कि अगर मान लो आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, गॉस लॉ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए। अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना बड़ा आसान है। आप गॉस लॉ से क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल लो, बड़े आसानी से मिल जाएगा आपको। क्या है फ्लक्स? अगर मान लो आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना चाहते हो क्लोज सरफेस समझते हो ना? जैसे मान लो अगर मैं कोई पेपर उठाता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो पेपर क्लोज सरफेस नहीं है क्योंकि आपका इसका सरफेस का बाउंड्री फिक्स है कि हाँ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पेपर है। लेकिन अगर मैं कोई बलून ले लेता हूँ तो बलून का सरफेस पूरा पैक है, मतलब बलून ने क्या किया, अंदर एक एरिया कवर, एक वॉल्यूम कवर कर रखा है, उस वॉल्यूम को पूरी चारों बगल से घेर दिया है, तो इसे क्लोज सरफेस बोला जाता है। पर पेपर ने कोई वॉल्यूम कवर नहीं किया है, पेपर तो खुला है पूरा, तो ये ओपन सरफेस हो गया, समझे? वैसे अगर मान लो आप एक क्यूब का सरफेस ले लेते हो चारों साइड से, तो क्यूब के अंदर फिर से एक वॉल्यूम घिर गया, तो क्यूब का जो सरफेस होता है आउटर सरफेस, वो भी क्लोज सरफेस माना जाएगा। मतलब चारों तरफ से बंद अगर हो, आपके कमरे का जो पूरा सरफेस होता है वॉल और छत वगैरह का, ये पूरा सरफेस भी क्लोज सरफेस होगा। तो कोई सरफेस अगर बंद हो जाए उसे क्लोज सरफेस बोलते हैं। अगर मान लो किसी क्लोज सरफेस के थ्रू मुझे फ्लक्स निकालना है तो गॉस ने क्या बोला, देखो बड़ा सिंपल काम है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस का उन्होंने सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया कि अगर क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम में है तो, या फिर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाएगा अगर किसी मीडियम में है और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। के का वैल्यू 1 हो जाता है, हमने देखा था वैक्यूम के लिए, तो ये वैक्यूम का हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्यू एनक्लोज्ड का मतलब क्या है कि टोटल इसके अंदर कितना चार्ज है। तो मान लो आप चार्ज है, मान लो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 प्लस Q7, ये सारे चार्जेस हैं। अगर आपको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, तो अगर क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का शेप साइज मैटर नहीं करता, कितना बड़ा सरफेस है कितना छोटा सरफेस है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी रेगुलर इरेगुलर शेप ले लो, बस क्लोज होना चाहिए, एक ही कंडीशन है, क्लोज होना चाहिए, और आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो इसके थ्रू अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं फ्लक्स कैसे निकालूंगा बताओ? क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज का मतलब होता है कि टोटल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसी को काउंट करना। सारे चार्जेस को काउंट कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। टोटल चार्ज जो अंदर पड़ा हुआ है ना उसको ऐड कर दो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये तब जब आपका ये जो पूरा सरफेस या चार्जेस है ये सब वैक्यूम में रखा होगा। अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है तो क्या होगा बताओ? मीडियम में रखा है तो फिर मीडियम का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो उसको नीचे के से। तो जनरली बात वैक्यूम की ही की जाती है, तो आपका यही फॉर्मूला आएगा। समझ में आया? सो दिस इज गॉस लॉ, बड़ा सिंपल है। अगर किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसे ऐड करो, टोटल निकाल लो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। बड़े आसानी से क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाला जा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कौन से चार्जेस रखे हुए हैं, कितने चार्जेस रखे हुए हैं, आपके क्लोज सरफेस का साइज क्या है, शेप क्या है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, कुछ नहीं, सरफेस क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर कितना चार्ज है बस वो ऐड करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये हुआ गॉस लॉ, समझ गए? उसके अलावा यहाँ पे बच्चों चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की गई है और डाइपोल के बारे में बात की गई, दो चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपका 11th वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो से 12th वाले पार्ट में हम लोग चालू करेंगे। चलो देखो चार्ज डेंसिटीज की बात कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के चार्ज डेंसिटीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखो अगर मान लो आपका चार्ज जो है वो किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान लो आपने एक वायर ले लिया, उस वायर को पूरी तरह से चार्ज कर दिया। अब वायर का थिकनेस या एरिया बहुत ही कम होता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप मान सकते हो कि वायर के पास सिर्फ लेंथ है और एक चार्जेस आपने एक लाइन में जमा कर रखे हैं। तो जब आप चार्जेस को लाइन से जमा कर देते हो, एक लाइन में जमा कर देते हो,
तो मान लो आपने टोटल Q चार्ज रखा है यहाँ पे और टोटल L लेंथ में उसको लगा दिया है, टोटल Q चार्ज L लेंथ में डाल दिया है। तो हम इस केस में बोलते हैं कि हमारे पास, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज टोटल Q, लेंथ L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया कैसे किया जाता है? चार्ज अपॉन लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि आपका यूनिट लेंथ में, एक मीटर के लेंथ में कितना कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो एक मीटर में ज़्यादा चार्ज है और ज़्यादा चार्ज ठूसा हुआ है, तो इसका मतलब आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। कम चार्ज है, सेपरेटेड है, चार्ज बहुत दूर दूर है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका काफ़ी कम है, ऐसा मान सकते हो। ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा, चार्ज अपॉन लेंथ मतलब कूलम पर मीटर। ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी पहला। दूसरा आपका आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपका चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो जैसे इस बोर्ड पे मैंने पूरा चार्ज ऐसा पूरा भर दिया, तो मेरा चार्ज एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लो कोई चार्ज आपका सरफेस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना आपने चार्ज रखा हुआ है। अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में ज़्यादा चार्ज है, तो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो चार्जेस आपने बहुत नज़दीक नज़दीक ठूस रखे हैं। अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो चार्जेस सेपरेटेड होंगे, समझे? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया है ना, तो ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो ये डेफिनेशंस या फिर ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको आगे काम आएगा, इवन 12th स्टैंडर्ड में जो है वहाँ पे काम आएगा, ये सब चीज़ हम वहाँ डिफाइन करते हैं। चलो पहले बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। अगर आपका वॉल्यूम में, किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम जैसे मान लो कोई क्यूब हुआ, क्यूब में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या किसी स्फीयर के अंदर पूरा चार्ज आपने भर रखा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो आपके पास इस तरह का एक वॉल्यूम है और पूरे वॉल्यूम में आपने चार्ज को भर रखा है। चार्ज के लिए काम करते हैं यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ देख लेते हैं। मान लो इस पूरा वॉल्यूम में आपने चार्ज भर रखा है। अब क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में आ गया, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। और अगेन फॉर्मूला क्या होगा बताओ? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम 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 क्या हो गया भाई? हाँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम भी आ जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज मतलब कूलम, वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब। ओके, अगेन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर आप ज़्यादा है, इसका मतलब आपने उस वॉल्यूम में ज़्यादा चार्ज ठूस रखा है, नज़दीक नज़दीक के चार्ज। और डेंसिटी अगर कम है, इसका मतलब चार्जेस सेपरेटेड है। तीनों का मतलब एक ही होता है, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से किया गया। एक लाइन में अरेंज किया, एक एरिया में डाल रखा है और एक को वॉल्यूम में डाल रखा है। तो 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी आपका डिफाइन किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। वैसे लेटर से फर्क नहीं पड़ता है, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिख देते हैं, सॉरी रो लिख देते हैं, ऐसा भी करते हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ, इसका चार्ज अपॉन एरिया और इसका चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बाकी आप लेटर कुछ भी यूज़ करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों का क्या है, लास्ट टॉपिक यहाँ पे 11th का, जो कि है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अगर मान लो आपने दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उसे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे अरेंज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है आपके पास, और मान लेते हैं जो डिस्टेंस है आपका, अब कुछ लोग इस डिस्टेंस को 12 लिख देते हैं, कुछ लोग क्यू लिख देते हैं, मान लो मैंने डिस्टेंस 12 लिख दिया इसके बीच में, जो भी डिस्टेंस है, आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखा है, तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार होता है, और याद रखना इसमें एग्जैक्टली सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये जो आपका डिस्टेंस तैयार हुआ है या ये जो पूरा सिस्टम तैयार हुआ है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझे? अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं या क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P का डेफिनेशन क्या है? P इज इक्वल टू, कोई भी एक चार्ज का वैल्यू ले लो, मतलब जो चार्ज का यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ले लो और उसको इनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे याद रखें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये एक्चुअली में क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 12, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, और ये वेक्टर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में रहता है। मतलब P जो है, ध्यान रखना, P का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। P इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो L भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव पे ही जाएगा। P इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। मतलब अगर मान लो तुमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिया, दोनों एग्जैक्टली सेम लेने मैंने बताया आपको, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d लिख दिया, तो अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? डाइपोल मोमेंट q मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस d, मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या नाम रख रहे हो। अब इनके बीच का डिस्टेंस 12 लिया है तो 12 मल्टीप्लाई करना है, d लिया तो d मल्टीप्लाई करना है, यही आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो इसमें एक लास्ट चीज और है, जैसे अगर मान लो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किसी तरीके से क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया? चार्जेस को किसी तरीके से आप अरेंज कर दो, तो हमको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज पे जाता है। तो आप अगर यहाँ पे लाइन से पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलेंगे। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पे सेम है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें ले जाकर आपने एक डाइपोल रख दिया, मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आपने डाइपोल रख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको पता है डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और आपके डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल आपको क्लियरली दिख रहा है, कितना दिख रहा है? थीटा दिख रहा है। तो ये डाइपोल जो है वो घूमने लग जाता है। क्यों घूमने लग जाएगा बताओ? देखो, पॉजिटिव चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये दोनों फोर्स जो है इस डाइपोल को घुमाना चालू कर देते हैं, और ये घूमने लग जाता है तब तक जब तक ये सीधा ना हो जाए। तो घुमा रहा है, और घुमाने का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो एक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो वो घूमना चालू कर देता है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क ऑन डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। क्या? P इंटू ई इंटू साइन थीटा। P क्या है? P आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साइन थीटा उन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो यहाँ पे ले रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है,
और ये वेक्टर के फॉर्म में कुछ ऐसा आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो टॉर्क क्या लगेगा, पी साइन थीटा। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, घूमने लग जाएगा, उस टॉर्क का वैल्यू है पी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आपका पूरा का पूरा जो है वो 11th स्टैंडर्ड था। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वो आगे वापस से यूज हो, इसलिए मैंने पूरे बेसिक्स आपके क्लियर कर दिए। ठीक है, और जो सीईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, सीईटी वाले स्टूडेंट्स का जो 11th वाला टॉपिक का जो सीईटी है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, तो क्या होगा ना कि उनका सीईटी का भी काम हो जाएगा वहाँ पे। जो 11th का सिनॉप्सिस है वो आप समझ लो तैयार हो चुका है आपका, यहाँ पे यही है सिनॉप्सिस। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखोगे तो आपका 11th का फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सीईटी के लिए भी। और बाकी जो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अगर सिर्फ बोर्ड्स का भी कर रहे हो तो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको पता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्टली स्किप करके जा सकते थे, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देख लिया इसका मतलब आपको ज़रूरत होगी उस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मेरे वीडियो के बता दिया था 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप पहले क्लियर करो ताकि आपको 12th की चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो में तो इतना ही होगा। अब अगले वीडियो से मैं 12th के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगा। ठीक है।